नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के घमासान की, समाधान की भी, और साथ ही साथ राजनीति जो मंडी बनती जा रही है उस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। बात होगी खुददारी की भी और गद्दारी की भी। अब जब मैंने महाराष्ट्र घमासान, ये घमासान शब्द इस्तेमाल किया, उसका जो समाधान निकला है, घमासान चल रहा था, पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अयोग्यता की तलवार लटकी हुई थी शिंदे गुट के, और शिंदे गुट खुद और शिंदे गुट के 16 विधायकों पर, एकनाथ शिंदे बाकी उनके विधायक, कि भाई अयोग्य हैं क्या, क्योंकि उन्होंने शिवसेना को दो फाड़ कर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था और सरकार बना ली थी। तो इसी पर 1.5 साल बाद महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला आया है। और फैसला क्या? एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ही असली शिवसेना है, यानी कि एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो तलवार जो लटकी हुई थी, क्या वो हट गई है? मैंने क्या शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, स्पीकर के फैसले के बाद ही दरअसल कोई भी राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है इस फैसले पर अपना विरोध दर्ज करते हुए, इसकी समीक्षा की मांग की जा सकती है। लेकिन यह घमासान इतना लंबा क्यों चला? और घमासान शब्द क्या जून 2022 के बाद ही शुरू हुआ या उससे पहले की कहानी है? दरअसल यह कहानी 2019 में ही शुरू हो गई। महाराष्ट्र में सरकार बनी थी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद। जो जनादेश था वो दिया गया था बीजेपी और शिवसेना को, दोनों साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन शिवसेना अलग हो गई। बीजेपी ने कोशिश की एनसीपी को रिझाने की। सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस ने बतौर मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तो ली, लेकिन वो सरकार नहीं चल पाई। और 28 नवंबर 2019 को महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई। शिवसेना जो बीजेपी के साथ थी वो चली गई एनसीपी और कांग्रेस के साथ और सरकार बना ली। लेकिन तोड़फोड़ का, आया राम गया राम, राजनीतिक मौका परस्ती का खेल यही नहीं थमा और जून में एकनाथ शिंदे बागी हो गए। 40 विधायकों के साथ अलग गुट बना लिया, बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और मुख्यमंत्री बन बैठे। तो अयोग्यता को लेकर सवाल उठाए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कि ये तो गलत हुआ है, ये तो अयोग्य हैं। उसमें जो कानूनी प्रक्रिया थी वो चलते चलते सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार लगी स्पीकर राहुल नार्वेकर को कि टाइम, एक समय निर्धारित कीजिए, जल्द फैसला सुनाइए। ये अक्टूबर की बात है पिछले साल की। तो आज वो फैसला आ गया। इस बीच एक और खेल हुआ था, वो ये कि एनसीपी भी दो फाड़ हो गई। चाचे का साथ छोड़ भतीजा अजित पवार वो भी सरकार में शामिल हो गए एनसीपी के 40 के करीब विधायकों को लेकर। तो आज जो फैसला आया, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। फैसले में क्या सुनाया स्पीकर राहुल नार्वेकर ने? उन्होंने कहा कि ये कोई अयोग्य नहीं है, शिवसेना शिंदे गुट ही असल शिवसेना है। उद्धव ठाकरे को तो शिंदे को पद से हटाने का अधिकार, अख्तियार ही नहीं था। उद्धव ठाकरे गुट की दलीलों में कोई दम नहीं। 2018 के संविधान को आधार बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के पास सारी पावर होती है, लेकिन ईसीआई के रिकॉर्ड में तो वो है ही नहीं। संविधान तो 1999 का है, जब बाला साहब ठाकरे सर्वे सर्वा होते थे शिवसेना के, और उन्होंने शिवसेना को लोकतांत्रिक बनाने के लिए
डिसेंट्रलाइज की थी, विकेंद्रीकरण किया था ताकतों का, कि सब कुछ पार्टी अध्यक्ष के हाथ में नहीं होगा। अब उसी को आधार बनाकर राहुल नार्वेकर कह रहे हैं चुनाव आयोग के पास 2018 का संविधान, उसकी कोई प्रति है ही नहीं, संशोधित संविधान क्या है हम जानते ही नहीं, और पुराने संविधान के हिसाब से पार्टी का जो फैसला है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी लेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई नहीं है 2018 के बाद। तो क्या ये कानूनी दांव पेचों में पूरा खेल फंसा है? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार भी लगा सकते हैं शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो गुट है, लेकिन समय कहां बचा है? अभी तो लड़ाई शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव की। लोकसभा के ठीक बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र के। तो अगर सवाल भी उठाए जाएं, समीक्षा के लिए गुहार भी लगाई जाए, तो उससे कुछ निकलेगा भी, या ये दरअसल अपने आप में पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, यानी कि बेईमानी हो जाएगी क्या? और इससे आने वाले लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है, 48 सीटें हैं। अब वहां पर इंडिया गठबंधन अपने सीटों के बंटवारे के लिए बात तो कर रहा है। शिवसेना कह रही है 23 तो हमें लड़ने चाहिए, जो हम बीजेपी के साथ भी लड़े थे। लेकिन अगर हम एनडीए की भी बात करें तो वहां भी दिक्कत है। अयोग्य हो जाते एक नाथ शिंदे तो बीजेपी के लिए एक आसानी, दिक्कतें तो आती, पर एक आसानी लोकसभा सीटों के लिए हो जाती कि एनसीपी के साथ ही बातचीत करनी बाकी रह जाती। मैं अजित पवार गुट की बात कर रहा हूं। लेकिन अब एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो भी ताल ठोकेंगे। वो तो कह रहे हैं मैं असल शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो हम उससे कम पर क्यों माने? तो वो पेंच भी अटकेगा क्या? पर राजनीति की क्या तस्वीर आ रही है महाराष्ट्र से? ये आया राम गया राम जो पॉलिटिक्स है, जो ये मंडी विधायक जो घोड़े समान हो जाते हैं और उनकी बोली लगाई जाती है, ये हमारे लोकतंत्र की कौन सी तस्वीर हम देख रहे हैं? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन राहुल नार्वेकर जो स्पीकर हैं, उन्होंने जो 65 मिनट अपना फैसला सुनाया, उसका मेन अंश क्या था, वो जरा सुनिए। On this ground, I hold that respondents cannot be held to be disqualified on this ground. In view of my conclusion that 1. The Shinde faction was the real political party when factions emerged on this ground. ऐसे में आज का सीधा सवाल, महाराष्ट्र का घमासान निकल गया समाधान? अब ये फाइनल सॉल्यूशन है क्या? और महाराष्ट्र की लड़ाई गद्दारी खुददारी पर आई। अब गद्दार और खुददार इन शब्दों का भी पहले भी इस्तेमाल हो रहा था, आज के बाद तो और खुलकर होने वाला है। गद्दार कौन है, खुददार कौन है, अब ये तो आप यानी कि जनता जनार्दन तय करेगी। चर्चा में मेरे साथ, क्योंकि आज ये विशुद्ध राजनीतिक चर्चा है, तो बड़े बड़े राजनेताओं को बुलाया है, शिवसेना एनसीपी के अलग अलग गुट के। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी। एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव। महेश चौहान एनसीपी शरद पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से ही आनंद दुबे भी हैं। इसके अलावा संजय निरुपम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। लेकिन प्रियंका, अब तो ये समाधान निकाल दिया, बात खत्म, अब शिंदे ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, कुछ महीने तक और अपनी 4 दिन की चांदनी एंजॉय करें, क्योंकि आने वाला समय तो अमावस्या की रात है।
आप कितना भी कोशिश कर लें, आप सत्ता का बल इस्तेमाल कर लें, आप गैर संवैधानिक तौर तरीके इस्तेमाल कर लें, आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शेड्यूल 10 इज़ अबव एवरीथिंग, आप शेड्यूल 10 को भी अमान्य कर दीजिए, तो आज सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि शेड्यूल 10 संविधान में रहना चाहिए या संविधान में रेस्ट इन पीस कर देना चाहिए, कि ख़त्म कर दीजिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट निकालना चाहिए पार्लियामेंट को। पहले कहा जाता था वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर संविधान होता है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आना चाहिए, वही होगा जो मंजूर अमित शाह नरेंद्र मोदी होगा। क्योंकि ये जो आज निर्णय लिया गया है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, जजमेंट के खिलाफ है। जो इलेक्शन कमीशन की न्याय प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल कर कर और गलत इस्तेमाल कर कर, क्योंकि अभी भी हमने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमने जो डिसीजन लिया गया था पार्टी सिंबल और चिन्ह का, वो हमने चैलेंज किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट के आधार पे हम ये लड़ाई लड़ेंगे, ये हम स्पष्ट है। तो जो उन्होंने किया है ना, जो बार बार कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ निर्णय गया है, खिलाफ हमारे नहीं गया है, खिलाफ देश के संविधान के लिए गया है, खिलाफ देश की प्रजातंत्र के लिए गया है, खिलाफ इलीगैलिटी के गया है, खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के गया है। तो आने वाला समय निर्णय लेगा। और सबसे पहले उद्धव जी ने एक ही बात कही थी कि अब जो डिसीजन होगा, अब जो जीत होगी, वो जनता की कोर्ट में होगी, ना कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन के कोर्ट या स्पीकर के कोर्ट में। आपके पास अभी एक विकल्प है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, क्योंकि स्पीकर का फैसला, वो अख्तियार, वो अधिकार अयोग्यता पर फैसला देने का स्पीकर का ही है। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या बेमानी हो चुका है? अभी लोकसभा चुनाव लड़ना है, फिर विधानसभा की भी तैयारी करनी है। इसका जवाब मैंने आपको अभी पिछले सवाल में ही कहा था कि उद्धव साहब ने एक चीज़ बहुत स्पष्ट कही है, एक संविधान की लड़ाई हम लड़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अब उसको यर करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने अब ये प्रश्न है कि क्या शेड्यूल 10 की मान्यता संविधान में रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि स्पीकर ने तो उसको दरकिनार कर दिया है। दूसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, और दो चीज़ें सवाल उठते हैं इलेक्शन कमीशन पे कि कोई आपके घर पे आकर डाका डाले, आप पुलिस स्टेशन जाएं कि हमारा सामान चोरी हो गया, किसी ने डाका डाला है, पुलिस ये निर्णय ले ले वहीं के वहीं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, जिसने डाका डाला है सामान उसी का, आप लोग रोते रहे। इलेक्शन कमीशन ने वही काम किया है। 2/3 स्प्लिट का जो स्पिरिट होता है डिसाइड करने का कि किसके हाथ में पार्टी जाती है, किसके हाथ में नहीं जाती है, उसका हम ऑलरेडी केस लड़ रहे हैं। तो क्या ये अमान्य केस हम लड़ रहे हैं, क्या वो संवैधानिक केस हम लड़ रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना होगा वो ये है कि जो कह रहे हैं 2018 का संविधान का कॉपी नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो सवाल बस ये होते हैं, जिस एबी फॉर्म के साइन किए हुए उद्धव साहब ठाकरे जी के सिग्नेचर पे एबी फॉर्म पे लड़ाई लड़े हैं, वो श्रीकांत शिंदे हो, एकनाथ शिंदे हो, वो 40 गद्दार हो, वो किस आधार पे लड़े थे? एबी फॉर्म की मान्यता इलेक्शन कमीशन ने कैसे दे दी? इलेक्शन कमीशन का जो भी संपर्क शिवसेना पार्टी से होता था वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी से होता था। और अगर अमान्य ये सब था तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मंजूर नहीं था तो एकनाथ शिंदे पहले क्यों नहीं चले गए इलेक्शन कमीशन ऑफिस में? बाद में क्यों उन्होंने वहां पे जाकर दरवाजा खटखटाया है? तो ये सारे सवाल के घेरे में आएगा सुप्रीम कोर्ट को तो आधार बनाया राहुल लड़ाई। प्रियंका स्पीकर, एक सेकेंड, अलाउ मी टू कंप्लीट। संदीप जी एक मिनट मुझे पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए। बीच में आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। दूसरा है जो उद्धव साहब जी क्लियरली कहा है कि अब ये कोर्ट में हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अभी जनता के बीच लड़ेंगे। 2024 के चुनाव में 2024 साल में असेंबली इलेक्शंस भी आ रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस भी आ रहे हैं। जनता का आप कोई भी पोल देख लीजिए, एबीपी के पोल्स देख लीजिए, बाकी सारे चैनल्स के पोल देख लीजिए, अगर कोई पॉपुलर है और पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही है महाराष्ट्र में, वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव जी की है। और वो आने वाले समय में वक्त बताएगा, हम उसके लिए लड़ाई भी हम जमीन पे जाकर लड़ रहे हैं। आप संविधान का लगातार जिक्र कर रही हैं। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने यही कहा कि 2018 का तथाकथित संशोधित संविधान 1999 में बाल ठाकरे ने विकेंद्रीकरण किया था अध्यक्ष के अधिकारों का, और 2018 में वो सारी ताकत फिर से उद्धव ठाकरे ने ले ली थी कि जी कॉपी ही नहीं है, ना वो चुनाव आयोग के पास ना हमारे पास, वो आधार इस बात को बना रहे हैं। तो मैंने आपको मैं उसका जवाब फिर से रिपीट करना चाहूंगी। अभी आप ही के सवाल में मैंने पूछा, अगर 2018 का कॉपी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं थी,
चलिए मान लें कि जो स्पीकर कह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो सही है, तो किस आधार पे इलेक्शन कमीशन जब एबी फॉर्म साइन हो रहा था, अगर वो सिर्फ अमान्य तरीके से पार्टी प्रेसिडेंट साइन कर रहे थे बगैर किसी का निर्णय लिए, तो वो कैसे वैलिड उन्होंने समझ लिया? दूसरी बात, अगर वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है तो हर पॉलिटिकल पार्टी को ये नोटिस जाना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट पार्टी के लोगों ने आपको चुनकर दिया है और प्रेसिडेंट बनाकर आपको ये अधिकार दिए हैं, तो आप वो अधिकारों का काम नहीं कर पाएंगे अधिकार अनुसार। तो हर पॉलिटिकल पार्टी पे ये प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीकर ने दलील दी है संविधान को लेकर, ये सब को लेकर, शेड्यूल 10 क्या कहता है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ व्हिप और फ्लो लीडर जो एकनाथ शिंदे के फैक्शन ने अनाउंस किए वो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते। यहां तक कि ये भी कहा कि अगर उद्धव जी ने रेजिग्नेशन नहीं दिया होता तो हम सत्ता को वापस लाते, उद्धव जी को चीफ मिनिस्टर फिर से बनाते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो शेड्यूल 10 को जो दरकिनार करने का काम किया है कि पार्टी लीडरशिप, जो उन्होंने कहा कि पार्टी लीडर अगर डिसाइड कर लेंगे एकनाथ शिंदे को हटाना है वो गलत है, तो फिर शेड्यूल 10 को आप कह रहे हो गलत है। तो मैं कहूंगी स्पीकर से, स्पीकर आप जाइए वापस सुप्रीम कोर्ट और कहिए कि शेड्यूल 10 को रफा दफा कर दे, एंड कर दे, एग्जिस्टेंस खत्म कर दें उसकी, क्योंकि शेड्यूल 10 आज शिवसेना के साथ दरकिनार किया है, आने वाले समय में हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ करेंगे। तो मेरा तो बस यही सबमिशन है कि ये सारा अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। शेड्यूल 10 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, तो वो झंझट भी खत्म हो, देश की सारी राजनीतिक पार्टियां समझ जाएं कि वही होगा जो मंजूर है अमित शाह और नरेंद्र मोदी होगा। जो उनके साथ अलायंस में वो उनके अच्छे, जो उनके विपक्ष में वो सब बुरे, और हमें जो करना है मनमानी करेंगे, महाराष्ट्र में ही क्या पूरे देश में करेंगे। ये किस तरीके का हम राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके का हम संविधान को, पर ये जब आप सवाल उठाती हैं, नहीं, ये सवाल जब आप उठाती हैं तो ये वापस आपकी तरफ भी जवाब के लिए ताकते हैं कि आपने गद्दारी शब्द का इस्तेमाल किया। 2019 में जो सरकार बनी थी या जनादेश जो आया था वो तो शिवसेना, आपकी पार्टी और बीजेपी को था, और आपने वो साथ छोड़ दिया। अब आप जो कह रहे हैं कि जो मोदी और जो अमित शाह चाहें वही हो रहा है, तो आपने भी तो जनादेश से पलटकर और महाविकास अघाड़ी बना ली। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो प्रीपोल अलायंस होते हैं, संदीप जी आप तो काफ़ी सालों से जर्नलिस्ट रहे हैं, आप भी जानते हैं, जो प्रीपोल अलायंस होते हैं वो किस आधार पे होते हैं? क्या राजनीतिक पार्टियों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कौन कितने सीट पे लड़ेगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कौन दावेदार बनेगा? हमारी अगर बिहार में ये समझ नहीं थी तो किस तरीके से बार बार नीतीश कुमार जी को ये लोग मुख्यमंत्री बनाते थे, पंजाब में ये सहमति नहीं थी तो किस तरीके से सुखबीर बादल को ये लोग मुख्यमंत्री बनाते थे। वही समझदारी हमें थी कि प्रीपोल अलायंस किसी मुद्दे पे बना था, और वही हुआ जो मंजूर अमित शाह नरेंद्र मोदी जी हुआ, और उन्होंने एक किया हुआ वादा हमारे साथ वादा खिलाफी की। तो हम राजनीतिक पक्ष है सर, राजनीतिक पक्ष की लड़ाई होती है कि अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखें और जो वादे किए हैं, पॉलिटिकल प्रोमिसेस हमने किए हैं, उस पॉलिटिकल प्रोमिसेस को निभाएं। अगर उसके साथ वादा खिलाफी होगी तो ये संविधान ये भी हमें वो देता है कि हम लोग उस अलायंस से हट जाएं। और अलायंस में एक और बात बता दूं, बार बार कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से लड़े थे, बाला साहेब ठाकरे जी के पोस्टर्स हर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पास थे। तो हम भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बाला साहेब ठाकरे जी का इस्तेमाल करके आप लोग वोट पाए हैं और आप लोगों ने इलेक्शन जीता है। आपका तो वोट शेयर नहीं बढ़ा, वोट शेयर हमारा बढ़ा था। ये सारी चीज़ें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं, हम इलेक्शन में जाएं, प्रक्रिया में जाएं, पॉलिटिकल पार्टीज में जाएं, ये पॉलिटिकल डिसीजन एक नया नहीं था, पॉलिटिकल पार्टीज ये डिसीजन लेती हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ इलेक्शन नहीं लड़ा था, डिसीजन हुआ था वो भी। तो ये डिसीजन होते रहते हैं। अब जम्मू और कश्मीर में क्या डिसीजन हुआ था, पीडीपी के साथ कौन गया था, हरियाणा में किसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, किसके खिलाफ लड़ा, फिर किसके साथ उन्होंने सरकार बनाई। तो सारा प्रश्न इंडिया अलायंस का या ऑपोजिशन को कोई प्रश्न इन लोगों से नहीं, तो कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है पर दुख भी होता है। तो 24 की लड़ाई और लोकसभा और विधानसभा दोनों से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब गद्दारी और खुददारी पर आई महाराष्ट्र में। बिल्कुल वही होगी। आप ये सोचिए, मेरा प्रश्न आपसे एक और है, भारतीय जनता पार्टी ने, चलिए शिवसेना को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी जो आइडियोलॉजिकली अपोज टू एनसीपी थी और जहां के खुद मुखिया, पार्टी के मुखिया जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले में फंसे हुए अजीत पवार हैं। अजीत पवार आपकी गोद में बैठे हैं, जिनको आप इकबाल मिर्ची के साथ मानते थे, इकबाल मिर्ची के साथ बिजनेस कर रहे हैं, इकबाल मिर्ची का फ्लैट खरीद रहे हैं, इकबाल मिर्ची को फ्लैट बेच रहे हैं, आज आपके बगल में बैठे हैं।
तो आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज ये सब भारतीय जनता पार्टी कम ही करे तो ठीक है। खुददारी और गद्दारी एक बड़ा नैरेटिव है महाराष्ट्र में, और जनता देख रही है कि किसने गद्दारी की है और कौन किसके खिलाफ सत्ता में रहने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहा है। सवाल बस एक और है, इलेक्शन कमीशन को लेकर है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के पास एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था कि पुणे में 1 साल हो गया है, बाय इलेक्शन नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन रखने के बजाय ये वर्डिक्ट को चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप लोग लेजी हैं, आप लोग उनको कमेंट्स तो करती है पर साथ में वर्डिक्ट उन्हीं के साथ में देती है कि इलेक्शन कमीशन वो स्टे लगा देती हैं बाईपोल में। अब तक महाराष्ट्र में कोई बाय इलेक्शन नहीं हुआ, महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं हुए, महाराष्ट्र में यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग सारे डरे हुए गद्दार जो साथ में बैठकर अभी सत्ता का मौज ले रहे हैं वो गुजरात की सेवा में लगे हुए हैं। तो जैसे मैंने शुरुआती कहा, कुछ दिन की चांदनी फिर अमावस्या की रात है। कुछ दिन की चांदनी फिर अमावस्या की रात। ब्रजमोहन श्रीवास्तव रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, और लड़ाई अब गद्दारी और खुददारी पर आती दिखाई दे रही है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव। संदीप जी, मैंने अभी बहन चतुर्वेदी जी को सुना पूरी तौर से। देखिए कि पराजित पक्ष के दिल से इस प्रकार की बातें निकलना चाहिए, मैं उसका बुरा नहीं मानता और मैं उसका कोई जवाब भी नहीं देना चाहता। हकीकत क्या है इसमें, मात्र नेता के आभा मंडल से चलने वाले जो भी राजनीतिक दल हैं वो कानून और अपने बनाए संविधान की अनदेखी करते रहे, ये भी आज के इस फैसले ने साबित कर दिया है। और उससे ये स्पष्ट हुआ है कि इस प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं वहाँ पर चूंकि आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल पूरी तौर से समाप्त हो जाता है, नेता का कहा हुआ शब्द ही सब कुछ होता है। लेकिन जब आज उसकी कानूनी स्क्रूटनिंग हुई है तो सारी चीज़ें सामने आई हैं। मैं सोचता हूं कि यह एक बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। पर कानूनी स्क्रूटनी की जो आप बात कर रहे हैं, कानूनी समीक्षा, यहाँ प्रियंका चतुर्वेदी, ब्रजमोहन भाई वो साफ कह रही हैं भाई 2018 का हमारा एक संशोधित संविधान है, किसी को नहीं पता हमसे पूछ लेते, उसी को आधार बना लिया चुनाव आयोग ने भी, और ना उसका संज्ञान लिया स्पीकर राहुल नार्वेकर ने। उनका आरोप ये है। संदीप जी, जो संशोधन पारित होते हैं उन पे आयोग की अनुमति या अनुमोदन किस प्रकार से लिया जाता है उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है। आपने एक फैसला कर लिया और उसका यदि अनुमोदन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आपने नहीं कराया है तो उसको मान्यता नहीं मिलती है। जिस प्रकार से अगर कोई एक अपना राजनीतिक दल का गठन कर ले और चुनाव आयोग के पास अपना पंजीयन ना कराए तो क्या हम उसको राजनीतिक दल के रूप में स्वीकार करेंगे? कुछ लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। खाल निकाली जा रही है, या ये विशुद्ध राजनीतिक मंडियां जो सजती हैं उनको भी एक अमली जामा पहनाया जा रहा है। जो प्रियंका कह रही थी 10th शेड्यूल को तो फिर कचरे के डब्बे में डाल दिया जाए। 10th शेड्यूल की मान्यता ही क्या है, 2/3 लोग तोड़कर जाएं पार्टी को, पार्टी से अलग हों, तभी उनको योग्य माना जाता है। पर अब ये तो खत्म ही हो गया खेल। नहीं संदीप जी, थोड़ा ये भी तो समझिए, जो पराजित पक्ष है वो अपनी बात को साबित करने के लिए क्या कहेगा। क्या ऐसा है इस देश में अगर आपके पक्ष में कोई फैसला आता है तो बहुत अच्छा है, फैसला नहीं आता है तो संवैधानिक संस्थाएं पूरी तौर से पंगु हो गई हैं और तरह तरह के जो आरोप आज लग रहे हैं कि मैच फिक्सिंग 18 महीने बाद आया ना फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ऑब्जर्वेशंस दिए हैं कि 3 महीने के अंदर टाइमलाइन सेट कर दी जानी चाहिए कि स्पीकर अपना फैसला सुनाए। 18.5 महीने बाद सुनाया है ना स्पीकर ने फैसला, और वो भी कोर्ट की फटकार पड़ने के बाद। क्योंकि ये इतना विस्तार से कोर्ट की से फटकार तो नहीं कह सकते, लेकिन यह बात जरूर है कि कोर्ट ने निर्देश दिया था और उसका पालन आदरणीय नार्वेकर जी ने किया है बेहतर तरीके से। और एक लंबा फैसला था, 1200 पृष्ठ का यह फैसला है। कई लोगों से इसमें बातें, कई लोगों से चर्चा होनी थी, उनके पक्ष को जानना था, उनको नोटिस जाना है, एक लंबी प्रक्रिया थी। और ये तो शिवसेना की ही बात है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, आपका तो नंबर आया ही नहीं अभी, आपकी योग्यता अयोग्यता पर तो फैसला ही नहीं आया, वो कभी आएगा भी नहीं। ये भी एक कमाल है ना। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम लोगों की पूरी बहस हो चुकी है, दोनों पक्षों को माननीय इलेक्शन कमीशन सुन चुका है, अंतिम और फैसला आना है। हम लोग भी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी संवैधानिक संस्थाएं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ
हर पहलू का विश्लेषण करने के साथ ही साथ कानून के उस हर पहलू को देखते हैं जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है, उसके आधार पर फैसला होता है। तो मैं सोचता हूं इसका स्वागत सबों को करना चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं की बात की, उसमें ईडी भी आती है, उसमें सीबीआई भी आती है, और अजित पवार हों, हसन मुशर्रफ हों, छगन भुजबल हों, सुनील तटकरे हों, प्रफुल्ल पटेल हों, न जाने कितने केस चल रहे थे, वो सारे कहां गए पता नहीं लगा। मैं संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहा हूं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बहुत सारे आरोप तो बगैर आधार के हैं। मैं आपसे फिर से प्रधानमंत्री ने लगाए थे कि एनसीपी नेचुरली करप्ट। एक मिनट सुनिए ना, प्रधानमंत्री जी ने ये आरोप लगाया कि नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। देवेंद्र फडणवीस जो खुद अब उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार के साथ, वो कहते थे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अब खजाने की चाबी दे दी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की अजित पवार को। संदीप जी थोड़ा फिर से, संदीप जी इसको फिर से देखना होगा। कई बार हम लोग जो राजनीतिक लोग होते हैं वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप लगाना और उसकी हकीकत दोनों में फर्क होता है। अच्छा, दोनों जब में हकीकत पे बात आती है तो पता लगता है कि वो आरोप थे बिल्कुल गलत थे। जैसे मैं आदरणीय अजीत दादा पवार पे जो आरोप लगे थे 70,000 करोड़ के, उस समय कुल बजट ही 13,000 करोड़ का था। अब आप बताइए कि 13,000 करोड़ में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, सिंचाई घोटाले पर जांच शुरू हो गई थी, वो जांच कहां रुकी? उन्होंने इस्तीफा दिया। तो मुद्दा यह है ना कि जांच का मतलब यह नहीं है कि सजा होगी। जांच इस बात के लिए होती है जो आरोप लगाए गए कहां पहुंची है जांच, सच्चाई है कि नहीं। जांच कहां पहुंची? सच्चाई नहीं निकलेगी, जांच समाप्त है। जांच समाप्त उसी समय हो गई थी। आप देखिए कि व्हाइट पेपर जारी किया था, बीजेपी के साथ हाथ मिलाते ही जांच समाप्त हो गई। लगाए गए थे उन आरोपों की, तो जांच समाप्त नहीं होगी क्या जब कुछ तथ्य नहीं पाए जाएंगे? संदीप जी आप बताइए, ये क्या संभव है कि जांच अगर तथ्य नहीं पाए जाए, कोई आरोप सिद्ध ना पाया जाए, बीजेपी में जाते ही जांच समाप्त नहीं होनी चाहिए? उड़ गए सारे तथ्य। हाँ ठीक है, हमारे विपक्ष के साथी, जांच समाप्त हो गई। जांच को तो छोड़िए, अब महेश, सरकार फिर से बनाने का आपका सपना तो अब चूर चूर हो गया, ये भी एक हकीकत है ना? देखिए संदीप जी, पहली बात, मैं ये जो आज निर्णय लिया गया, जो फैसला सुनाया गया, उस पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। मेरा एक बेसिक सवाल है, जिस आधार पर इन्होंने ये कहा कि एकनाथ शिंदे जी को हटाने का अधिकार ही उद्धव ठाकरे साहब को नहीं है, क्योंकि उनका जो संशोधित संविधान है उसकी कॉपी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये टेक्निकल पॉइंट आगे किया। इसी आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर उनको एकनाथ शिंदे जी को हटाने का अधिकार नहीं है तो उनको एबी फॉर्म देने का अधिकार उनको कैसे प्राप्त हुआ? अगर उनको एबी फॉर्म देने का अधिकार नहीं था, उद्धव ठाकरे साहब को उस पर सिग्नेचर करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो पक्ष प्रमुख ही नहीं थे, क्योंकि 1999 का संविधान असली था और ये गलत था, तो फिर एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो 40 विधायक है वो सभी को उद्धव ठाकरे साहब की सिग्नेचर से एबी फॉर्म दिए गए। तो क्या वो 40 और एकनाथ शिंदे 41, ये सभी के सभी लोग इल्लीगली विधायक है? अगर वो इल्लीगली विधायक है तो फिर उनके भरत गोगावले का वेप भी इल्लीगल हुआ। तो ये कौन जवाब देगा? इसका जवाब राहुल नार्वेकर जी ने नहीं दिया। चलो मानते हैं कि राहुल नार्वेकर ने जो इनके बारे में निर्णय लिया, फैसला दिया, वो सही है उद्धव ठाकरे के बारे में, तो फिर इनके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी करनी चाहिए कि नहीं? तो इस आधार पर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है अगर वो चाहे। हाँ, तो शिवसेना के पास वो विकल्प है ना सुप्रीम कोर्ट जाने का। हाँ, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये बेसिक सवाल है कि जब उन्होंने दिया, बायस था, उन्होंने सिर्फ एक तरफा निर्णय दिया है। उन्होंने इसके निर्णय में, अगर ये फैसले में वो ये भी कहते कि ना उद्धव ठाकरे को अधिकार है और एकनाथ शिंदे और उनका पूरा गुट भी इल्लीगल है, तो उनके पद की गरिमा जो आपने विधानसभा की, पर उन्होंने साथ में महेश ये भी कहा कि चुनाव आयोग ही मान चुका है कि असल शिवसेना तो शिवसेना शिंदे गुट है। इस बात का भी जिक्र किया 3 बार। संदीप जी, मैं वही कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग अगर ये कहती है कि उनके पास संशोधित संविधान की कॉपी नहीं है, तो किस आधार पर उन्होंने 2019 के चुनाव में
जितने भी विधायकों को एबी फॉर्म दिए गए उनको वैलिड किया, उनको कैसे अप्रूव किया उन्होंने? क्या उनका ये फर्ज नहीं था? क्या उनको ये मॉनिटर नहीं करना चाहिए था? क्या वो शिवसेना पार्टी को या पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब को पूछ नहीं सकते थे कि आप पक्ष प्रमुख है ही नहीं, आपकी संशोधित संविधान की कॉपी हमारे पास है ही नहीं, आप किस आधार पर इनको टिकट्स दे रहे हैं और ये हम नहीं मान्यता देते इनको, ऐसे वो उस समय कह सकते थे? तो ये सवाल तो सिर्फ शिवसेना से जुड़े हैं और आपकी पार्टी भी तो दो फाड़ हुई है। आपका तो अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो फैसला ही नहीं होगा, नई सरकार भी बन जाएगी। संदीप जी, आप भी इतने कॉन्फिडेंट हैं तो मैं क्या बोलूं अभी। नहीं कॉन्फिडेंट क्या, मैं तो कॉमन सेंस सामने, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जून 2022 का मामला, अब जनवरी 10 तारीख को फैसला आ रहा है, 18.5 महीने बाद। आपका तो अभी गाड़ी भी नहीं चली। संदीप जी सही बोल रहे हैं आप। मैं तो ये सोच रहा था कि आज 10 जनवरी को रात को 11:59 पर शायद वो फैसला सुनाए। उन्होंने बहुत जल्दी सुनाया, 5 बजे सुनाया वो। तो यही है, वो यही चाहते हैं संदीप जी, वो यही चाहते हैं, डिले चाहते हैं। आज भी जो निर्णय लिया गया है वो इसी के लिए लिया गया है कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और तब तक इनके लोकसभा चुनाव में ये लोग उनके चिन्ह और पक्ष के नाम पे चुनाव लड़ सके। लेकिन संदीप जी, इसमें बहुत बड़ी बात एक ये हुई है, अभी देखिए, मैं आज बोल रहा हूँ, आपको भी पता है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउसेस अभी सर्वे करेंगे। ये सर्वे होगा कि आज जो निर्णय लिया गया उसमें जनता की राय पूछी जाएगी, ये गलत हुआ या सही हुआ। इसमें से पता चल जाएगा। अभी जो लोकसभा के चुनाव आ रहे उसमें आज जनता तो महेश भाई, आप चैनल्स के कंसल्टिंग एडिटर भी ऑनररी कंसल्टिंग एडिटर की भूमिका में भी आ गए कि आने वाले दिनों में क्या सर्वे कराने चाहिए हमें, उसकी भी एक लाइन आप खींचते नजर आ रहे हैं। संदीप, ये बताइए, अब इस फैसले के राजनीतिक मायने क्या? बिल्कुल सीधा सवाल है आपसे। देखिए, राजनीतिक मायने तो ये एक नाथ शिंदे अब सर्वमान्य नेता है, उन्हीं की लीडरशिप में ये बीजेपी को भी चुनाव लड़ना होगा। एक नाथ शिंदे की लीडरशिप ही अभी चुनाव तक कायम रहेगी, ये तो साफ संदेश हो गया। दूसरा संदेश ये हो गया कि अब आगे जाकर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इसका असर होगा और उद्धव ठाकरे इसको सिंपैथी में बुलाना चाहेंगे। वो सिंपैथी बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्या लोग इस फैसले को सही मानेंगे या नहीं, वो चुनाव में साबित होगा। तो चुनाव ही बताएंगे क्या होगा। मुझे लगता है कि अब कानूनी दाव पेच बहुत हो गए, जमीन पर पता चले क्या होगा। और सबसे बड़ी चुनौती तो अभी लोकसभा है। कोशिश ये होना चाहिए कि इस सब में उलझने के बजाय जो इंडिया गाड़ी बोलते हैं या जो गुट है, तो तैयारी करे कि सच में जमीन पर दिखाए, तभी कुछ उसका असर हो पाएगा। अन्यथा तो देखा जाए तो असलियत में तो पहली लड़ाई तो एक नाथ शिंदे ने जीत ली। तो पर अब ये लड़ाई खुददारी, गद्दारी और गद्दार शब्द मराठा मानस में उसकी एक गूंज होती है, लड़ाई उसके इर्द गिर्द घूमती दिखेगी क्या? बिल्कुल इसी का घूमते दिखेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे बार बार ये कोशिश करेंगे कि ये नैरेटिव चले और बार बार ये कहें कि उनके साथ धोखा हुआ, एक तरफा फैसला किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। सिंपैथी लेने की कोशिश, और जितनी ज्यादा सिंपैथी मिलेगी उतनी ज्यादा उनको फायदा होगा। जाहिर तौर पर नैरेटिव इस बार महाराष्ट्र के चुनाव का, जहां एक तरफ मोदी रहेंगे, यदि लोकसभा चुनाव रहा तो बीजेपी कहेगी कि मोदी की लीडरशिप में लड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये कहा जाएगा उद्धव ठाकरे बार बार सिंपैथी लाएंगे और सीधे सीधे हमला करेंगे कि उनको एक तरीके से निशाना बनाया गया। और आने वाले समय में महाराष्ट्र में इसका फैसला होगा कि जनता ने इसे माना या नहीं। आज की स्थिति में इतना जरूर है, चाहे सर्वे को या, क्योंकि एबीपी का भी सर्वे आ चुका था इसके पहले, तो मैं उसी में बात कहूं कि जमीनी हालात इतना जरूर है कि सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ है। अब उसका वोटों में कितना कन्वर्जन होता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा और उसके लिए उनको बहुत मेहनत भी करनी। बिल्कुल। संजय निरुपम मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। और संजय निरुपम, ऑडियो की दिक्कत आ रही थी, राजनीतिक दिक्कतें भी आ रही हैं आपकी महाविकास अघाड़ी के लिए, और आज की खबर तो अच्छी खबर है, ये तो मैं नहीं कह सकता, आज भी एक झटका लगा है आपको। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का जो फैसला है ये बहुत ज्यादा अप्रत्याशित नहीं है। जिस तरीके से पूरे देश में कामकाज चल रहा है और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कामकाज चल रहा है, उससे उम्मीद थी कि कुछ इसी तरह का फैसला आएगा। हुआ ये कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय को फैसला ये देना था कि वो जो दल बदल है, संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ कि नहीं, ये बताना था। अब
अध्यक्ष महोदय ये बताने में लग गए कि असली शिवसेना कौन सी है, शिवसेना का संविधान सही है कि गलत है। तो मुझे लगता है कि बुनियादी जो मुद्दा था उस मुद्दे पर बोलने के बजाय वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर निर्भर करने लगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला जो आया, चुनाव आयोग का जो फैसला आया है, वह दल बदल की घटना के बाद आया है। दल बदल की घटना जून 2022 में, जब ये शिवसेना में एक विद्रोह होता है और ये सूरत और गुवाहाटी शिंदे जी अपने तमाम विधायकों के साथ चले जाते हैं, तब होता है। तो उसके बाद जो भरत गोगावले नाम का एक व्यक्ति जिसको विप बनाया गया था शिंदे गुट की तरफ से, उसके बारे में साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको विप नियुक्त करना अवैधानिक है, असंवैधानिक है और यह कहीं से भी कानूनन नहीं है। इसका मतलब जब विप की नियुक्ति ही गलत है, इसका मतलब विप की नियुक्ति अगर वो गलत है तो सुनील प्रभु जो ओरिजिनल शिवसेना के विप थे वो सही है, तो उनका आदेश सही साबित होगा। तो इस आदेश में सही गलत क्या है, इस आदेश का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, इसके ऊपर अपनी विवेचना करने के बजाय या फैसला देने के बजाय अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर किया है, वह अपने आप में एक बहुत गलत फैसला है। मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय अगर सदन के अंदर जो गतिविधि हुई है उसके ऊपर फैसला देते तो शायद सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करना मुश्किल नहीं, था। सुप्रीम कोर्ट में तो खैर आप अब भी चैलेंज कर सकते हैं संजय निरुपम, लेकिन क्या अब कानूनी लड़ाई में ही लगे रहोगे? 18 महीने तो वो लड़ी गई, 18.5 महीने, या अब असल राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है तो अब सरकार चलती रहे, वो चलने दो, पर अब निगाहें, तरजीह, तवज्जो 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके ठीक बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं महाराष्ट्र में। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात जो मैं कह रहा था कि अगर यह चुनाव आयोग के फैसले पर आधारित फैसला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल था। आप याद करिए केसरीनाथ त्रिपाठी जब यूपी विधानसभा के अध्यक्ष और जिन्होंने जनतांत्रिक बसपा को अप्रूवल दिया था या फिर उसको मान्यता दी थी, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सदन के अंदर स्पीकर का जो फैसला उसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहां उनके पास सारा अधिकार है शेड्यूल 10 के हिसाब से। अब चूंकि चुनाव आयोग के आधार पर हो गया, इसलिए अब थोड़ा एक दरवाजा खुल रहा है। रह गई बात आगे क्या होगा, तो निश्चित तौर पर शिवसेना को तय करना है। हम पॉलिटिकल पार्टी, हमको हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव में लोगों के बीच जाना है और लोगों की राय मांगनी है। लोगों के जो मत हैं उसके आधार पर राजनीतिक पार्टियों का फैसला तय होता है। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर चुनाव में उतर के जनता की अदालत में लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन इस पूरे अध्यक्ष के पूरे फैसले में जो दोष है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। उस फैसले को चुनौती देने के भी एक चांसेस है और देना चाहिए। साथ साथ जनता के बीच जाकर के, जनता के बीच जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार हुआ और जो गैर संवैधानिक फैसले आए हैं, जो अवैधानिक तरीके से काम हो रहा, जो गैर कानूनी ढंग से काम हो रहा, उसके खिलाफ एक जनमत तैयार करने का प्रयत्न शिवसेना और शिवसेना के साथ एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं जैसे कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और तमाम जो पार्टियां हैं उनको मिलकर करना चाहिए और यह लड़ाई निश्चित तौर पर जनता की अदालत में लड़ेंगे और हम जीतेंगे। संजय निरुपम, दो संजय के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई थी कुछ दिनों पहले, आप और संजय राउत के बीच। वो कह रहे थे कि भाई हम 23 सीट लेंगे, 23 सीट हम पहले लड़े थे। आपने कहा अभी तो शिवसेना 0 पर है, उसकी अभी क्या ताकत है? तो आज के फैसले के बाद ताकत और कम होगी, अब मजबूत होगी शिवसेना? देखिए, मैं सबसे पहले जो वो 23 सीटों वाला जो मामला था उस पर जो बातें हुई थी, अब उस पर मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। जब समय था बोला। अब उसके बाद दिल्ली में हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो है शिवसेना के नेतृत्व के साथ बैठकर सीट शेयरिंग के ऊपर एक निर्णय की प्रक्रिया में शामिल है और ऐसे वक्त मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में काम कर रही है उसके ऊपर साफ साफ देखा जाए तो अन्याय हुआ है और इस अन्याय के खिलाफ जनमत तैयार है। आज का जो फैसला है वह भी अन्यायपूर्ण है, इसके खिलाफ भी जनमत और बढ़ेगा और शिवसेना को लाभ होगा। लेकिन निश्चित तौर पर इसके लिए जमीन पर उतर के बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा, जन जन को जगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा कैंपेन होना चाहिए, गांव गांव में घूमना चाहिए, लोगों के बीच, मतलब सोशल मीडिया के स्तर से लेकर के पब्लिक मीटिंग के जरिए, रैलियों के जरिए, ये तो आप अपनी बैठकों में जागरण अभियान खड़ा, हाँ, वो आप अपनी बैठकों में तय कर सकते हैं। कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, तो आज तो जीत हो गई, सरकार बरकरार है, एकनाथ शिंदे, कृष्णा हेगड़े मुख्यमंत्री बने रहेंगे,
ये दरअसल जीत है, या जो संजय निरुपम कह रहे हैं फैसला देना था 10 शेड्यूल पर, 10वीं अधिसूचना पर, और दरअसल यहाँ पर संविधान की बातें करते हुए और चुनाव आयोग को कोट करते हुए दिखाई दिए राहुल नार्वेकर की। ये तो होना ही था, स्क्रिप्टेड था ये। संजीव जी देखिए कि पहले तो जो उद्धव जी के गठ है वो ना सामान्य सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करती है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करती है, ना खुद के पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करती है। वहां पर वो खुद मनमानी करती है, उनके पार्टी के संविधान को वो इलेक्शन कमीशन में नहीं देती, और अभी स्पीकर का जो डिसीजन है या उसके पहले इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, किसी के ऊपर वो विश्वास नहीं करती। अभी ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। दूसरी बात है, उनके जो प्रवक्ता यहाँ आए थे उन्होंने कहा कि हम गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, 3-4 बार उन्होंने कहा। अरे भाई, वो खुद कांग्रेस से आए और अब वो सांसद होंगे, और ये लोग जो शिंदे साहब के साथ है वो बाला साहब के साथ 20-20, 30-30, 40-40 साल से काम कर, तो गद्दार कौन है वो तो पर 24 की लड़ाई गद्दारी और खुददारी पर आएगी, उसके लिए तैयार हैं आप? ये है खुददारी, ये है कि 2019 में सम्मान्य बाला साहेब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी पे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मानकर हम महाराष्ट्र की जनता के सामने गए और हमने कहा कि भाई हमें मतदान करो, और हिंदुत्व के नाम पे महाराष्ट्र के लोगों ने मतदान किया। उसके बाद भी ये जाके कांग्रेस के साथ मिले, और बाद में इन्होंने 2.5 साल जो वसूली किया वो घर पे बैठे एकनाथ शिंदे भी उसमें मंत्री थे। अब जनहित और लोकहित में एकनाथ शिंदे जी काम कर रहे हैं, देवेंद्र जी काम कर रहे हैं, और अजीत दादा काम कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इनके लिए कोई सिंपैथी नहीं होगा, तो कोई सिंपैथी नहीं होगा, गद्दारी खुददारी की गूंज सुनाई देगी। सरकार बच गई है, एकनाथ शिंदे की सरकार बरकरार रहेगी, कानूनी लड़ाई भी चलेगी, लेकिन राजनीतिक असरात क्या होंगे इसके,